हेलो ऑल, गुड मॉर्निंग। आप सब लोगों का स्वागत है सिविल स्टेप हिमाचल पे। तो आज के दिन हम लोग देखेंगे कि 21 और उसके साथ साथ आज यानी कि 22 को अलग-अलग न्यूज़पेपर्स में हम लोगों को कौन-कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज़ देखने को मिली और वो किस तरह से हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, रेलेवेंट है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट न्यूज़, जहां पे हम लोग देखते हैं कि बहुत बार हम लोगों को जो एक्सरसाइजेज हैं, जहां पे मिलिट्री एक्सरसाइजेज हैं, नेवल एक्सरसाइजेज हैं, एयरफोर्स एक्सरसाइजेज हैं, उनके ऊपर प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले ये जो न्यूज़ है ये बेसिकली नेवल एक्सरसाइज से रिलेटेड है, मिलिट्री एक्सरसाइज जिसका नाम है पूर्वी लहर। नेवल एक्सरसाइज दैट इज पूर्वी लहर। पूर्वी लहर जो है ये बेसिकली जो हमारा ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया है वहां पे इंडियन नेवी के द्वारा परफॉर्म की गई। जैसे हम लोग देखते हैं जिस तरह से समय आगे बढ़ रहा है, वैसे ही जो ईस्टर्न साइड ऑफ आवर कंट्री है, स्पेसिफिकली जो मैरीटाइम बाउंड्री है, वो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जा रही है। तो यही कारण है कि उसी कंटेक्स्ट में, उसी संदर्भ में जो स्पेसिफिक जो पूर्वी लहर है, यहाँ पे आप लोगों को जो है वो शिप्स, सबमरीन, एयरक्राफ्ट, स्पेशल नेवल फोर्सेस सबकी पार्टिसिपेशन जो है वो देखने को मिली। दूसरी न्यूज के ऊपर हम लोग मूव करेंगे। दूसरी न्यूज जो है वो डेज टू रिमेंबर से ज्यादातर रिलेटेड है और 21 अप्रैल को सिविल सर्विसेज डे जो है वो ऑब्जर्व किया गया है। वही दिन है जिस दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा जो पहला बैच था आफ्टर इंडिपेंडेंस उनको संबोधित किया गया था। उसी दिन के बाद हम लोग 21 अप्रैल को सिविल सर्विसेज डे के रूप में ऑब्जर्व करते हैं। वैसे हम लोगों को हर दिन की जो थीम है उसके बारे में भी पता होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे जो थीम है उसका जिक्र नहीं किया गया। यहीं पे अगर आप लोग देखोगे तो जो हमारे देश की राष्ट्रपति है उनके द्वारा भी इसका मेंशन किया गया कि किस तरीके से जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की स्पीच थी उसमें उन्होंने कहा था कि जो ब्यूरोक्रेट्स है, सिविल सर्वेंट्स है, उनमें डिग्निटी, इंटीग्रिटी और इनकरप्टिबिलिटी जो है वो होनी चाहिए। और इसी दौरान उन्होंने स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया शब्द का भी जिक्र किया था। तो बहुत बार इस तरह के जो वर्ड्स हैं, रेफरेंसेज है, वो हमारे लिए कभी कभी मेंस में भी काम आती है, जहाँ पे हम लोग सिविल सर्विसेज जो स्पेसिफिकली हमारा मेंस में गवर्नेंस का एक टॉपिक है वहाँ पे भी आप यूज कर सकते हो। लेकिन इन जनरल अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे तो ये वाला जो टॉपिक है वो प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से ज्यादा रिलेटेड है। तो यहाँ पे देखिए ये बेसिकली पूरे का पूरा जो इसका हिस्ट्री है उसका व्याख्यान किया गया है कि किस तरह से जो मेटकैफ हाउस है दिल्ली के अंदर, क्लियर, मेटकाफ हाउस दिल्ली के अंदर, वहां पे जो आईएएस थे उनको संबोधित करते हुए, जो प्रोबेशनरी ऑफिसर्स थे उनको संबोधित करते हुए जो है जिस दिन संबोधित किया गया उसी को ही हम लोग सिविल सर्विसेज डे के रूप में ऑब्जर्व करते हैं। तो बेसिकली फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, फैक्चुअल न्यूज है, तो आप लोगों को यहाँ पे इसके बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट जो न्यूज है ये बेसिकली है कि पेरू का एक टॉप बेस जो बेसिकली, क्योंकि पेरू की जब हम लोग बात करते हैं तो वहाँ पे जो पोटैटो है उसका एक बहुत ही फेमस रिसर्च इंस्टीट्यूट है और अभी तक इसके द्वारा सिर्फ चाइना में ही अपना जो रिसर्च सेंटर उसको ओपन किया गया था। अभी इंडिया के साथ भी इसकी बात चल रही है और ऐसा प्रपोजल है कि जो बेसिकली सीआईपी है, दैट इज इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर, सीआईपी, ये आगरा में खुलने वाला है, क्लियर। तो कहीं ना कहीं हमारे लिए जो पोटैटो रिसर्च है उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। यहाँ पे दो तीन डाटा आपको लोगों को और भी देखने को मिलेगा कि सबसे बड़ा प्रोड्यूसर और सबसे बड़ा कंज्यूमर जो फर्स्ट नंबर पे है दैट इज चाइना, अगर हम लोग पोटैटो की बात करेंगे। और यहीं पे ही बेसिकली जो है वो लास्ट में इंडिया का भी जिक्र किया गया है कि इंडिया जो है वो दैट इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑफ पोटैटो आफ्टर चाइना के लिए। तो कभी कभी इस तरह की जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है वो हम लोगों को यहाँ पे देखने के लिए मिल जाते हैं। चलिए दूसरी न्यूज के ऊपर मूव करते हैं। नेक्स्ट न्यूज जो है वो हमारी बेसिकली यूएस सैंक्शंस फॉर सप्लाईज ऑफ मिसाइल पार्ट्स टू पाकिस्तान। एक्चुअली तीन ऐसी फर्म्स हैं और एक जो वो बेलारूस की फर्म है जो पाकिस्तान को मिसाइल से रिलेटेड, बैलिस्टिक मिसाइल से रिलेटेड जो टेक्नोलॉजी और मटेरियल है उसको ट्रांसफर कर रही थी। यही कारण था यूएसए के द्वारा जो है उन कंपनीज को प्रतिबंधित कर दिया गया है। जितने भी एसेट्स यूएसए के अंदर उन कंपनीज के हैं उनको रोक दिया, उनको सीज कर दिया गया है और उसके साथ साथ उनको किसी भी तरह का फ्यूचर में बिजनेस परफॉर्म करने से रोक दिया गया है, क्लियर। तो ये एक स्टेप जो है वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के द्वारा जो उठाया गया है। तो ये बेसिकली हमारा एमटीसीआर से रिलेटेड है। तो एमटीसीआर के बारे में थोड़ी सी जानकारी आप लोगों के यहाँ पे देख सकते हो। एमटीसीआर जो उसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि किस तरह से कि ऐसे हथियार जो मास डिस्ट्रक्शन कॉज कर सकते हैं उनके ऊपर जो वो पाबंदी लगाई जाए, उनके ऊपर जो रिस्ट्रिक्शन लगाई जाए। इसकी जो शुरुआत है वो 1987 में G7 कंट्रीज के द्वारा की गई थी और हालांकि ये कोई लीगल बाइंडिंग ट्रीटी नहीं है। इंडिया के द्वारा जो है इसको 2016 में इंडिया जो इसका 35th मेंबर बना था। चाइना हालांकि इसका मेंबर नहीं है, लेकिन चाइना ने कमिट किया कि वो इस ट्रीटी की जो ऑब्लिगेशंस और डायरेक्शंस उनको फॉलो करेगी, क्लियर। तो ये छोटी सी जानकारी जो आप लोगों के पास यहाँ पे होनी चाहिए। नेक्स्ट न्यूज के ऊपर हम लोग मूव करते हैं। काफी बार इस तरह के जो सवाल है वो हमें देखने को मिलते हैं और ये सवाल जो है वो कोरल ब्लीचिंग से रिलेटेड है। तो अगर आप इस न्यूज को थोड़ा सा गहराई में पढ़ोगे, डेप्थ में पढ़ोगे, तो काफी अच्छी तरह से जो है वो कोरल ब्लीचिंग को प्रॉपरली समझाया गया है कि कोरल्स बेसिकली है क्या, किस तरह से जो है वो कोरल्स के अंदर हमें कोरल पोलिप्स देखने को मिलते हैं, किस तरह से हमें ज़ियोज़ेंथेले एल्गी देखने को मिलती है जिसको अलग अलग तरह के जो है वो कलर्स देती है। और जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है वैसे वैसे हम लोग देखते हैं कि जैसे ही ज़ोज़ेंथेले जो है वो उससे अलग होती जाती है तो उसका जो कलर है वो बिल्कुल वाइट कलर हो जाता है, क्लियर, जिसको हम लोग जो है वो कोरल ब्लीचिंग के नाम से जानते हैं। तो अगर जितनी ज़्यादा कोरल ब्लीचिंग होगी फ्यूचर में कोरल पोलिप्स जो है उनके बनने की संभावना उतनी कम हो जाएंगी और देयर आर चांसेस कि कोरल जो वो डिस्ट्रॉय होने शुरू हो जाए। हालांकि ब्लीचिंग जो प्रॉब्लम है वो हमें
हर बार देखने को मिलती है, लेकिन पिछले कुछ सालों में एक चीज़ ऑब्जर्व की गई है कि जहाँ पे जो ब्लीचिंग है वो बहुत ज़्यादा हो गई है। तो देखिए, ये तो बेसिकली आपके दो जो हैं वो ज्योग्राफी के कंसेप्ट हैं कि कोरल्स बेसिकली हैं क्या, कोरल रीफ्स किस तरह से बनते हैं। दूसरा जो है वो क्या इनकी सिग्निफिकेंस है, क्या इनकी रेलेवेंस हम लोगों को देखने को मिलती है। तीसरा जो है वो व्हाट इज कोरल ब्लीचिंग, क्या पूरी प्रोसेस है वो आपको समझाई गई है। तो यहाँ पे जो आप लोगों का बेसिक कंसेप्चुअल ज्योग्राफी का एक बेसिक कंसेप्ट है वो आप लोग यहाँ पे देखोगे। उसके साथ साथ करंट सिचुएशन जो वो आप यहाँ पे देख रहे हो, जहाँ पे देखिए 1998 में सबसे पहले जो कोरल ब्लीचिंग हुई थी, जहाँ पे 20% ऑफ दी जो वर्ल्ड्स रीफ्स थे वहाँ पे हमें ब्लीचिंग देखने को मिली थी। क्लियर। उसके साथ साथ जो वो 2010 तक आते आते 35% हो गई। 2014 और 2017 में जो है वो हमें 56% के आसपास जो वो अफेक्ट होते हुए कोरल रीफ जो देखने को मिल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये क्यों हो रहा है, ठीक है, जिसमें टेम्परेचर जो वो बहुत बड़ा एक रीजन है। क्लियर। उसके साथ साथ जो वो एल नीनो एक बहुत बड़ा कारण है, जिसके कारण जो हम लोगों को जो सी सरफेस है उसकी वार्मिंग देखने को मिलती है। तो यहाँ पे आप लोग बेसिकली जो करंट रीजन है वो देख सकते हो। तो ये न्यूज़ जो है वो रेलिवेंट है, इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग भी इसको एक बार पढ़ सकते हो। नॉर्मली कंसेप्चुअल न्यूज़ है, तो ज्योग्राफी अगर आप पढ़िए तो बढ़िए, नहीं बढ़िए तब भी इसमें बहुत अच्छी तरह से आप लोगों को समझाया गया है। नेक्स्ट न्यूज की अगर हम लोग बात करेंगे तो बेसिकली ये इलेक्टोरल लिंक इंक से रिलेटेड है कि जब भी आप लोग वोट डालने जाते हो तो आप सब लोगों के उंगली के ऊपर जो है वो एक इंक अप्लाई कर दी जाती है। उसी से रिलेटेड है कि वो जो इंक है वो किस चीज की बनती है। बहुत बार प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में जो इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। दूसरी बात है कि इंडिया में सिर्फ एक ही ऐसी कंपनी है जो उस इंक को बनाती है, उसका नाम क्या है, वो कहाँ पे बेस्ड है। क्लियर। तो अगर आप लोग इस इंक की बात करेंगे तो बेसिकली सिल्वर नाइट्रेट की बनती है। सिल्वर नाइट्रेट वैसे ये इंक जो है ये कलरलेस होती है, लेकिन जैसे ही इस इंक को अप्लाई किया जाता है और ये यूवी यानी कि अल्ट्रावायलेट रेज की कांटेक्ट में आती है तो ये एक डिफरेंट कलर जिसमें ब्लू सा कलर जो है हम लोगों को देखने को मिलता है। कम से कम 72 घंटों तक जो भी इस इंक को निकालना थोड़ा मुश्किल रहता है। पहले पूरी उंगली जो है वो उसमें डुबोई जाती थी, बाद में अब हम लोग देखते हैं कि स्पेसिफिक टाइम पे जो नाखून है उसी के ऊपर इस इंक को अप्लाई किया जाता है। तो यहाँ पे आप लोग बाकी भी कहानी पूरी की पूरी जो स्टोरी है वो देखोगे कि बाकी देशों में भी इंक सप्लाई की जाती है, तो कई जगहों पे आज भी पूरी फिंगर डुबोई जाती है। क्लियर। तो अलग अलग जगहों के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट तरह से इस इंक को जो है अप्लाई किया जाता है। आपके देश में किस तरह से अप्लाई किया जाता है होपफुली इसके बारे में जो आप लोगों को पता होगा। तो ये वाली जो इंक है वो किसके द्वारा बनाई जाती है, मैसूर पेंट्स एंड वार्निश लिमिटेड। क्लियर। तो ये छोटी सी जानकारी प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से। तो कभी कभी क्या होता है कि कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है जो रेगुलर जो बुक्स हैं वहां पे, जैसे लक्ष्मीकांत वगैरह अगर आप पॉलिटी में पढ़ रहे हो तो वहां पे जानकारी देखने को नहीं मिलती है, लेकिन करंट अफेयर में या न्यूज पेपर में इस तरह की इंफॉर्मेशन जो हम लोग देखते हैं। तो आजकल इलेक्शन का दौर है तो आप लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट न्यूज, हाउ क्लाइमेट चेंज इज फ्यूलिंग लिटिगेशन इन इंडिया एंड द वर्ल्ड। तो ये बेसिकली जो है वो वर्ल्ड पर्सपेक्टिव यहाँ पे ज्यादा आपको देखने को मिल रहा है, जहाँ पे हम लोगों ने स्विट्जरलैंड की भी बात पीछे कुछ न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स में जिक्र किया था, और साथ में हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट की भी जजमेंट का बात किया था कि किस तरह से आर्टिकल 21 के अंदर जो क्लाइमेट चेंज के एडवर्स इम्पैक्ट है, अफेक्ट है, उनसे बचना जो है आप लोगों का फंडामेंटल राइट है। क्लियर। तो उसी तर्ज के ऊपर किस किस तरह से जो हम लोगों को लिटिगेशन जो इंक्रीज होती हुई देखने को मिलती है। तो बड़ा कंक्रीट तो नहीं आपको कुछ मिलेगा, लेकिन हाँ आप एक ऑब्जर्वेशन जो यहाँ पे बिल्ड कर सकते हो कि कैसे जो क्लाइमेट चेंज के से रिलेटेड इश्यूज हैं वो स्पेसिफिक टाइम पे जो वो काफी लाइमलाइट में है और उनको काफी ज्यादा तवज्जो जो है स्पेसिफिकली जुडिशरी के द्वारा दी जा रही है। अगली न्यूज की हम लोग बात करेंगे। न्यूज जो है वो बेसिकली बिटकॉइन हाल्विंग से रिलेटेड है। देखिए, अगर हम लोग बिटकॉइन हाल्विंग की बात करेंगे तो नॉर्मली ऐसा होता है कि जब बिटकॉइन हाल्विंग हो रही होती है तो ऐसा एक्सपेक्ट किया जाता है कि बिटकॉइंस के जो रेट है वो इंक्रीज होंगे। क्लियर। तो जिनके पास बिटकॉइंस है, जो बिटकॉइन होल्डर्स, उनके लिए कहीं ना कहीं ये सही खबर रहती है। इन जनरल बिटकॉइन हाल्विंग की अगर हम लोग बात करेंगे तो बेसिकली क्या है कि जो बिटकॉइंस है उनका एक लिमिटेड नंबर है, और बिटकॉइंस जो है वो किसी को माइन करने पड़ते हैं। अगर आपने नया बिटकॉइन जो वो प्रोड्यूस करना है तो आपको उसके लिए प्रॉपर एल्गोरिदम जो है उनके जरिए उसको माइन करना पड़ेगा, उसको प्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो जैसे बिटकॉइन हाल्विंग होती है तो इसका मतलब क्या रहता है कि पहले जितना पैसा बिटकॉइन को माइन करने के लिए दिया जा रहा था या आप लोगों को मिल रहा था, उसमें आप लोगों को काफी सिग्निफिकेंट रिडक्शन, ऑलमोस्ट 50% रिडक्शन जो है वो देखने को मिलेगी। और उसके साथ साथ फ्यूचर में बिटकॉइन निकलने की जो संभावना है वो और ज्यादा कम हो जाएगी। तो सीधा सीधा मतलब है कि अगर कम पैसा मिलेगा तो कहीं ना कहीं जो एग्जिस्टिंग वैल्यू है उसमें हम लोगों को इजाफा देखने को मिलेगा। और क्योंकि इसका नंबर भी कम होने की संभावना है, तो वही जो डिमांड और सप्लाई वाली गेम है कि अगर सप्लाई जो है वो रिड्यूस होगी तो ऑटोमेटिक बात है डिमांड में इजाफा होगा, और इसका जो कॉस्ट है इसमें हम लोगों को इंक्रीमेंट जो है देखने को मिलेगा। हालांकि इसका दूसरा साइड भी है, लेकिन आप लोग जो है यहाँ पे इसी तरह का कंटेक्स्ट जो है इस पे पूरी की पूरी न्यूज में समझाया गया है। तो बिटकॉइन वैसे इंडिया में तो चलिए क्रिप्टो करेंसी जो है उसको उतना परमिसिबल नहीं है, लेकिन इन जनरल ग्लोबली जो वो काफी हद तक इसको एक्सेप्ट किया जा रहा है, काफी न्यूज में रहता है, तो आप लोगों को इसके बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए।
चलिए नेक्स्ट न्यूज के ऊपर हम लोग बात करते हैं। कुछ दिन पहले, आई थिंक हफ्ता डेढ़ हफ्ता पहले, ये वाली जो न्यूज थी वो हम लोगों को देखने को मिली थी, जहां पे बात की गई थी ग्लाइसेमिक इंडेक्स की। तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स में बेसिकली कैटेगराइजेशन थी कि कौन सा फूड जो है उसमें शुगर कंटेंट हमें ज्यादा देखने को मिलता है, ग्लूकोज हमें ज्यादा देखने को मिलता है, कौन सा जो फूड है उसमें कम देखने को मिलता है, और किस तरह से अगर आप लोग हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड जब उनको कंज्यूम करेंगे तो आपको मल्टीपल बीमारियां हो सकती है, शुगर हो सकता है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज हो सकती है। तो बेसिकली ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है उसमें क्या क्या फूड्स कंज्यूम करना चाहिए, कैसे डाइट में आपको कार्बोहाइड्रेट्स जो है उनमें ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनका हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स है उनसे रिप्लेस कर देना चाहिए जिनका लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, क्योंकि आप लोगों की हेल्थ के लिए जो वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा बेटर रहेगी। तो ओवरऑल पूरे का पूरा जो पर्सपेक्टिव है वो आप लोगों को यहाँ पे समझाया गया है। तो आप लोग इसको ग्लाइसेमिक इंडेक्स से रिलेटेड जो वो चीज़ देख सकते हो। डन। उसके साथ साथ इसी से रिलेटेड तो इन दोनों न्यूज़ को जो आप लोग साथ में पढ़िएगा, वाई आर शुगरी प्रोसेस्ड फूड हार्मफुल। तो देखिए बहुत बार हम लोग देखते हैं और इसी आर्टिकल में उसका जिक्र किया गया है कि जब छोटे बच्चों के लिए भी कुछ सेरेलैक या ना इस तरह की चीज़ें जब उनको खिलाई जाती है तो उसके अंदर जो शुगर का कंटेंट है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। क्लियर। तो अगर आप ज़्यादा शुगर जो वो किसी भी एक इंडिविजुअल को अगर बचपन से देना शुरू करोगे तो उसकी हेल्थ के ऊपर जो उसका एक एडवर्स इंपैक्ट पड़ेगा। तो वहीं पे ही इसी का ही जिक्र जो वो बेसिकली जो FSSAI की जो स्टैंडर्ड्स हैं उनसे रिलेटेड जो वो दिया गया है, जहाँ पे FSSAI ये कहता है कि अगर मान लीजिए 100 ग्राम में 5 ग्राम से ज्यादा शुगर है तो उसको जो है वो आप लोग लो ऑन शुगर नहीं कह सकते हो। क्लियर। और उसके साथ साथ उसका क्या एक नेगेटिव इंपैक्ट पड़ सकता है। क्लियर। तो यहाँ पे देखिए प्रॉपर जो नेस्ले के प्रोडक्ट्स हैं तो उनमें 24 ग्राम तक जो हम लोगों को 24 ग्राम तक, हर 100 ग्राम में 24 ग्राम तक शुगर जो हम लोगों को देखने को मिल रहा है। क्लियर। उसके साथ साथ जो ऑलरेडी जिस तरह से जिस प्रोसेस के जरिए जो है वो फूड को बनाया भी जाता है वो और ज्यादा शुगर जो वो प्रोड्यूस करता है, तो अल्टीमेटली जो उसका नेगेटिव इंपैक्ट है वो बहुत ज्यादा है। तो ये बेसिकली शुगर और जो बच्चे हैं, ठीक है, उनके जो फूड है उससे रिलेटेड आप लोगों को आर्टिकल देखने को मिलेगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट न्यूज के ऊपर हम लोग मूव करते हैं। अगली जो न्यूज है ये बेसिकली व्हाट आर न्यू ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम रूल्स। क्लियर। तो ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम रूल्स का मतलब अगेन बार बार ये न्यूज जो है वो हमें देखने को मिल रही है, जहाँ पे कोई भी एक इंडिविजुअल ऐसे एरियाज में जहाँ पे डिफॉरेस्टेशन हो चुकी है, अगर वहाँ पे फॉरेस्ट उगाता है या फॉरेस्ट जो है वो उसको डेवलप करने में मदद करता है तो उसको जो उसका ग्रीन क्रेडिट मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप एक ट्री बनाओगे तो आपको उसका जो है एक ग्रीन क्रेडिट मिल जाएगा। तो उस ग्रीन क्रेडिट मिलने के जो फ्यूचर में फायदा क्या हो सकता है कि आप उसको CSR के अंदर, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर जो वो शो कर सकते हो, जहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपने कुछ परसेंटेज पैसा जो वो खर्च करना है ऑन CSR। उसके साथ साथ ऐसे प्रोजेक्ट जहाँ पे आप लोग डिफॉरेस्टेशन यानी पेड़ों को काट रहे हो आप उसको इसके जरिए कॉम्पनसेट कर सकते हो, आप इनको फ्यूचर में शायद ट्रेड भी कर सकते हो। क्लियर। लेकिन अभी तक ये जो दो इंपॉर्टेंट पहलू हैं ये हम लोगों को जो यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। उसके साथ साथ अभी जो गवर्नमेंट की तरफ से क्लैरिफिकेशंस आ रही हैं, जहाँ पे ऐसे एरिया जो डिफॉरेस्टेशन जहाँ पे हो चुकी है वहाँ पे किस तरह के पेड़ लगाए जाएंगे वो बेसिकली फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है वो डिसाइड करेगा। तो ये पूरी की पूरी न्यूज़ जो है वो काफ़ी रिपीटेड न्यूज़ है। आई थिंक 90% ऑफ कंटेंट ऐसा है जो पहले हमें अखबारों में देखने को मिला, तो यही कारण न्यूज़पेपर पढ़ना एक समय के बाद हमारे लिए रिलेटिवली ईजी हो जाता है। तो आप लोग इसको देख लीजिएगा कि क्या पूरी कॉन्ट्रोवर्सी थी और गवर्नमेंट जो उसके द्वारा कैसे इसको रिस्पॉन्ड किया गया। नेक्स्ट जो है एंटी हिस्टामाइन से रिलेटेड है, बस आप लोगों को थोड़ा सा जो है उसके बारे में पता होना चाहिए कि ये जो है बेसिकली एलर्जिक रिएक्शन से रिलेटेड है, बाकी बहुत ज्यादा डिटेलिंग में यहाँ पे जाने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट न्यूज है इंडिया इज इन फेवर ऑफ रेगुलेटिंग नॉट बैनिंग सिंगल यूज प्लास्टिक। तो आजकल हम लोग देख रहे हैं कि सिंगल यूज प्लास्टिक जो है उसको गवर्नमेंट के द्वारा जो वो प्रोत्साहित किया जा रहा है। प्रोत्साहित तो क्या, उसको जो है वो कहीं ना कहीं परमिसिबल है हमारे यहाँ पे उसका यूजिबिलिटी। काफी कंट्रीज ऐसा चाह रही हैं कि इसको भी बंद कर दिया जाए, तो इंडिया जो वो अभी इसके फेवर में नहीं है, क्योंकि इंडिया जो है वो चाह रहा है कि एटलीस्ट इसके जरिए जो है वो रेगुलेशन जो है वो स्टैब्लिश किया, क्योंकि अभी भी बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ पे प्रॉपर प्लास्टिक का यूज जो है वो स्पेसिफिकली हम लोगों को देखने को मिल रहा है। तो आप इस ऑब्जर्वेशन के तहत जो है उसको एक बार रीड कर सकते हो। नेक्स्ट जो है दी एमपॉक्स बेसिकली इसको जो है वो मंकी पॉक्स पहले कहा जाता था, बाद में जो उसके नाम को चेंज कर दिया गया। वायरसेस यूज जेनोमिक एक्सटेंशन टू इवॉल्व एंड इन्फेक्ट ह्यूमंस। ठीक है। तो किस तरह से एमपॉक्स जो उसके केसेस हम लोगों को विद द पैसेज ऑफ टाइम इंक्रीज होते हुए देखने को मिलते हैं, और इसको जो है वो बेसिकली पॉक्स वायरसेस के साथ जो है वो रिलेट किया गया है, जहाँ पे एक वायरस हुआ करता था पहले स्मॉल पॉक्स, चलिए अब तो उसकी वैक्सीनेशन है, लेकिन ऐसा माना जाता था कि ऑलमोस्ट जितने भी लोगों को पहले स्मॉल पॉक्स हुआ करता था, क्लियर, हर तीसरे बंदा जो है उसकी मृत्यु हुआ करती थी। तो उसका बड़ा ही है ना लास्ट सेंचुरी में जो है इसका काफी नेगेटिव इंपैक्ट रहा है, जहाँ पे 500 मिलियन के आसपास लोग जो है स्मॉल पॉक्स जो है उससे मारे गए। क्लियर। लेकिन ये वाली जो न्यूज है बेसिकली एमपॉक्स से रिलेटेड है, तो थोड़े से टेक्निकलिटीज इसमें ज्यादा है, यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा कि एमपॉक्स जो है किस तरह से हम लोगों को ह्यूमन बॉडी जो है उसको इम्पैक्ट करता हुआ देखने को मिल रहा है। क्लियर। और क्या जो है वो फ्यूचर में ये ह्यूमन के लिए खतरा पैदा कर सकता है। नेक्स्ट न्यूज है
हैंड होल्डिंग इंडियन डेमोक्रेसी। तो देखिए, अगर आप लोग पूरा इलेक्शन सिस्टम को समझना चाहते हो 1952 में किस तरह से कितने लोगों के द्वारा जो वो इलेक्शन में पार्टिसिपेशन की गई, कैसे ईवीएम की इंट्रोडक्शन हुई, वीवीपैट आया, क्लियर, तो सारे के सारे जो जानकारी है वो इस पूरे का पूरा जो आर्टिकल है इसमें आप लोगों को जो वो देखने को मिलती है, क्लियर। तो ये पूरा ईवीएम है ना, ये वीवीपैट, उनका जिक्र जो है आप लोग देख रहे हो यहाँ पे। बेसिकली जो है वो अभी रिसेंटली जो इलेक्शन कमीशन का जो अपॉइंटमेंट है, यहाँ पे मैंने इलेक्शन लिख दिया, इलेक्शन कमीशन का जो अपॉइंटमेंट का प्रोसेस है जिसमें हमें चेंजेस होता हुआ देखने को मिला, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के अनुसार जब वो चीफ जस्टिस को इंक्लूड करना चाहिए था, लेकिन बाद में पार्लियामेंट के द्वारा एक पास किया गया, वहाँ पे उन्होंने जो है वो चीफ जस्टिस को वहाँ से एक्सक्लूड कर दिया, क्लियर। तो जो स्पेसिफिक टाइम पे अपॉइंटमेंट से रिलेटेड इशू हमें देखने को मिल रहा है वो भी इसमें हाईलाइट किया गया। तो 1952 से लेके अभी तक जो जो डेवलपमेंट हुई है इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड, उनका जिक्र इस आर्टिकल, इलेक्शन कमीशन एंड इलेक्शन से रिलेटेड उनका जिक्र जो यहाँ पे किया गया, तो इस आर्टिकल को भी आप जरूर पढ़िएगा। इलेक्शन का दौर है, इस तरह के आर्टिकल, बहुत सारी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेगी। नेक्स्ट न्यूज प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से रिलेटेड है, जहाँ पे नंदिता बाली जो है उनको राष्ट्रीय साहित्य शिखर विश्री सम्मान जो है उससे नवाजा गया है। ये बेसिकली जो है वो मध्य प्रदेश के द्वारा जो है वो दिया जाता है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, दैट इज चाइनाज जियाओकॉन्ग प्रोजेक्ट कीप इंडिया ऑन इट्स टोज। तो देखिए इंडिया के द्वारा एक स्कीम लॉन्च की गई थी जिसका नाम है वाइब्रेंट इंडिया, क्लियर। तो वाइब्रेंट विलेजेस, क्लियर, तो वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम। तो जो इंडिया की स्कीम थी इसका मेन ऑब्जेक्टिव था कि जितने भी इंडिया चाइना बॉर्डर के ऊपर विलेजेस हैं उनको मॉडर्न विलेजेस के रूप में डेवलप करना। लेकिन इसका जो बैकग्राउंड है वो थोड़ा डिफरेंट है। वहाँ पे चाइना के द्वारा बेसिकली एक ऐसा प्रोजेक्ट जो है वो इंडिया चाइना बॉर्डर के ऊपर जो है वो शुरू किया गया था और उसका नाम था जियाओकांग। तो जियाओकांग जो है वो बेसिकली चाइना जो है वो मॉडर्न विलेजेस, ठीक है, जहाँ पे प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंटरनेट कनेक्टिविटी है, क्लियर, इलेक्ट्रिसिटी थ्रू आउट द डे है, तो उसका शुरुआत किया गया था। तो इंडिया जो है वो बेसिकली उसी के ही काउंटर में इंडिया के द्वारा जो है ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया था। तो यहाँ पे बेसिकली पहले का पहला पूरा जो हिस्सा है वो ये जो जियाओकांग प्रोजेक्ट है इसके बारे में सब कुछ बताएगा, फिर इंडिया के प्रोजेक्ट का जिक्र करेगा और एंड में कहेगा कि रेदर देन टिट फॉर टैट पॉलिसी हम लोगों को इनोवेशन करनी चाहिए, हम लोगों को जो है नए थॉट्स के ऊपर जाना चाहिए। तो ये थोड़ा सा जो है वो इंडिया चाइना रिलेशन से रिलेटेड एक काफी महत्वपूर्ण डेवलपमेंट भी है और काफी इंपॉर्टेंट न्यूज भी है, तो आप लोग इसको भी जरूर पढ़िएगा। नेक्स्ट है सस्टेनिंग आर अर्थ एंड नरिशिंग आर बॉडीज। तो ये बेसिकली सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ साथ जो न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट है उसको यहाँ पे लिंक किया गया है। कुछ केस स्टडीज हैं जिनका जिक्र इस आर्टिकल में किया गया है, तो आप इसको भी एक बार रीड कर सकते हो, पढ़ सकते हो। नेक्स्ट आर्टिकल है द चैलेंजेस ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। तो देखिए 22 अप्रैल को जो है वो अर्थ डे है, ठीक है जी। तो अर्थ डे सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो अर्थ डे की कंटेक्स्ट में काफी अलग अलग आर्टिकल, एक दो आर्टिकल जो आज के न्यूज में हम लोगों को जो है वो देखने को मिले। तो यहाँ पे बेसिकली है चैलेंजेस ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। तो उन्होंने थोड़ा सा रिन्यूएबल एनर्जी के जो काफी इश्यूज हैं, काफी प्रॉब्लम्स हैं, जहाँ पे दो जगह की जो है वो केस स्टडीज के जरिए जो यहाँ पे हमें समझाया गया है, क्लियर। तो ये जैसे एक जो है वो आपका तमिलनाडु का एग्जांपल जो वो यहाँ पे लिया गया है, एक गुजरात का एग्जांपल यहाँ पे लिया गया है, क्लियर, सॉरी, एक राजस्थान का एग्जांपल यहाँ पे लिया गया है और दूसरा जो आपका कर्नाटका का एग्जांपल यहाँ पे लिया गया है कि जहाँ पे सोलर पार्क्स बन रहे हैं और दोनों जगहों के ऊपर जो लोगों को इश्यूज आ रहे हैं, प्रॉब्लम आ रही हैं, उनको हाईलाइट किया गया है। जैसे एक जगह पे बताया गया है कि किस तरह से लोग खुश हैं, दूसरी जगह बताया गया है कि लोगों को काफी परेशानी का सामना वहाँ पे करना पड़ रहा है, क्योंकि जैसे जैसे सोलर पावर प्रोजेक्ट्स जो है वो एक्सपैंड हो रहे हैं तो ग्रेजिंग एरिया जो वो कमी हो रही है, जिसके कारण जो एनिमल्स हैं या जो एनिमल हस्बेंड्री है उसके ऊपर हमें नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता हुआ देखने को मिल रहा है। उसके साथ साथ यहाँ पे भी हाईलाइट किया गया कि किस तरह से अगर सोलर पावर प्रोजेक्ट जब उनको मेंटेन करने तो वहाँ पे वाटर की अवेलेबिलिटी भी होनी चाहिए। नॉर्मली हमारे सोलर पावर प्रोजेक्ट जो ऐसी जगहों के ऊपर डेवलप हो रहे हैं, बिल्ड हो रहे हैं जहाँ पे वाटर स्कार्सिटी है। तो काफी एक ना अच्छे एक डिफरेंट जो टेंजेंट है या डिफरेंट एक पर्सपेक्टिव जो है वो आप लोगों को जो रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड चैलेंजेस हैं उनसे संबंधित आप लोगों को स्पेसिफिक आर्टिकल के अंदर देखेगा। तो आप इस आर्टिकल को एटलीस्ट जो है वो जरूर पढ़िएगा। सिमिलरली प्रिपेयरिंग इंडिया फॉर वाटर स्ट्रेस क्लाइमेट रेजिलियंस। तो वाटर से रिलेटेड जो चैलेंजेस प्रॉब्लम्स हम लोग स्पेसिफिक टाइम पे फेस कर रहे हैं और हम लोग हर जगह देख रहे हैं, जैसे बेंगलोर के अंदर भी स्पेसिफिक टाइम पे इशू देखा गया है। पूरा डाटा आप लोग यहाँ पे देखोगे कितना स्ट्रेस पड़ रहा है, कितने रिसोर्सेज को हम लोग जो यूज कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है कि हम लोगों को क्या क्या फ्यूचर में जो है वो स्टेप्स उठाने चाहिए। ये तीन चीजें जो है स्पेसिफिक आर्टिकल में जो है वो आप लोगों को देखने को मिलेगी, क्लियर। और लास्ट आर्टिकल है फोर्सेस ऑफ कॉशन। तो इसको आप लोग जो है वो एक रीडिंग दे सकते हो, क्योंकि इन जनरल जो करंटली इजराइल और ईरान के बीच में हमें डिस्प्यूट होता हुआ देखने को मिल रहा है, उसके ऊपर जो ग्लोबल पावर्स का रिस्पॉन्स है उसके ऊपर स्पेसिफिक आर्टिकल जो है वो आधारित है। तो ये थी आज की हमारी इंपॉर्टेंट न्यूज। बाकी कल हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।